ओके तो क्या भैया कैसे सब बढ़िया ना। अब देखिए वो क्या है ना, इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसके बेनिफिट्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले, मतलब ये कार्ड को लेने से पहले आपको इसके फी एंड चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर बाद में क्या होगा, लग गए। बिल्कुल सही समझे हैं। तो फिर शुरू करते हैं। तो भैया जी सबसे पहले आता है ज्वाइनिंग फी। अब चूंकि इस कार्ड में जो है ऑफर वगैरह चल रहा है, तो ज्वाइनिंग फी जो है वो आपको नहीं लगेगा अगर आप ऑफर के अंतर्गत इस कार्ड को लेते हैं तो। बट अगर ऑफर नहीं चल रहा हो तब वहां पर ज्वाइनिंग फी आपको देना पड़ता है, जो कि है 499 रुपए प्लस 18% जीएसटी अलग से लगेगा, तो मिला के हो जाता है वही 590 रुपए। उसके बाद आता है एनुअल फी, जो कि आपको 499 दूसरे साल से देना पड़ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि दूसरे साल भी आपको ये 499 रुपए नहीं देना पड़े, तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन आपके लिए रखा है। कंडीशन ये है कि देखिए भैया, टोटल खर्चा जो है वो 2 लाख से ऊपर का आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर करते हैं तो आपको ये 499 रुपए नहीं देना पड़ेगा। और इसमें एक और कंडीशन छिपा हुआ है कि ये जो 2 लाख का आपका टोटल खर्चा होगा एक साल में, इस ट्रांजैक्शन में आपका रेंट ट्रांजैक्शन और वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। फॉर एग्जांपल की मान लेते हैं कि आप इधर उधर खर्चा उर्चा किए, जिसमें रेंट पेमेंट जो है वो आप 50,000 कर दिए, और जो वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन है वो भी 50,000 कर दिए, और 1 लाख रुपए का इधर उधर खर्चा किए, तो मिला के हो जाता है 2 लाख। तो यहाँ पर आपका 1 ही लाख माना जाएगा। वो जो 1 लाख में आप 50,000 रेंट और वॉलेट लोड वो नहीं माना जाएगा भैया। उसके बाद आता है कार्ड रिप्लेसमेंट फी, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगता है। कैश पेमेंट फी, जिसमें आपको 175 रुपए देना पड़ जाएगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश में करते हैं। डुप्लीकेट स्टेटमेंट फी आपको नहीं लगता है। चार्ज स्लिप रिवर्टल फी और कॉपी रिक्वेस्ट फी आपको नहीं लगेगा। आउट स्टेशन चेक फी नहीं लगेगा। मोबाइल अलर्ट फॉर ट्रांजैक्शन नहीं देना पड़ेगा। बैलेंस इंक्वायरी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। अब शुरू होता है यहाँ से मेन खेला, यानी फाइनेंस चार्ज। देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपका दिमाग कभी कभी फिर गया होगा ये देख के, ससुरा ये मतलब क्या लगा दिया है, ये जो चार्ज है ये लगाया कैसे है, कौन सा चार्ज लगा दिया है। तो वो जो कौन सा चार्ज लगा दिया है ना, ये जब दिमाग में आपका आता है ना, तो ये चार्ज समझ लीजिए कि ऐसा ही कुछ है चार्ज। और ये पर मंथ के हिसाब से लगता है 3.75%, और एनुअल अगर निकाला जाए तो ये जो 55.55% यानी 55.55% पर एनम लगता है। अब ये चार्ज जो है इसे बढ़ा दिया गया। पहले यही चार्ज 3.6% हुआ करता था, लेकिन इसे बढ़ाकर 3.75% कर दिया गया है। हाँ, हम जान रहे हैं कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में ना एकदम धगाधक छापना शुरू कर दीजिएगा, भैया ये जो फाइनेंस चार्ज है इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो इसीलिए आपके उन कमेंट को ध्यान में रखकर हम इस फाइनेंस चार्ज के ऊपर ना एकदम विस्तार से वीडियो बनाए हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ना आपका दिमाग एकदम खुला का खुला रह जाएगा। उस वीडियो का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे दिए हैं। बाय द वे, वीडियो के आखिरी में आपको वो वीडियो जो है इस वीडियो पर चिपका हुआ मिल जाएगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद आता है कैश विड्रॉवल फी, यानी एटीएम से अगर आप पैसा निकालते हैं तो 2.5% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा ऑफ द कैश अमाउंट, जितना आप निकालेंगे उस पर, और मिनिमम 500 रुपया भैया ले ही लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको 500 रुपए का काम है, आप सोचते हैं भैया क्रेडिट कार्ड का यूज करके ना एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, और आप निकाल लेते हैं 500 तो निकाले हैं, लेकिन 500 आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। यानी जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको 1000 टका जो है वो इनको देना पड़ेगा। समझ गए ना, बाकी समझदार हैं आप लोग। उसके बाद आता है ओवर ड्यू पेनाल्टी और लेट पेमेंट फी, यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं दे पाते तो उस केस में आपको कितना फी लगेगा वो देख लेते हैं। अगर आपका टोटल ड्यू अमाउंट अप टू 500 है तो आपको कोई भी चार्जेस, लेट पेमेंट चार्ज वगैरह जो है वो नहीं लगेगा, यानी फी नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आपका अगर 501 से 5000 के बीच में है तो आपको 500 रुपए लेट पेमेंट फी के रूप में देना पड़ जाएगा। 5001 से लेके 10,000 के बीच में है तो 750 रुपए लेट पेमेंट फी देना पड़ जाएगा। और अगर 10,001 से लेके उससे ऊपर का आपका ड्यू अमाउंट है तो आपको 1200 रुपए जो है लेट पेमेंट फी देना पड़ जाएगा। देखिए, अभी तक जो है बस इतना ही हुआ करता था, लेकिन अब इसमें एक और चीज ऐड कर दिया गया है, वो है एडिशनल 100 ऑन मिसिंग पेमेंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ड्यू बाय द ड्यू डेट फॉर 2 कंसेक्यूटिव साइकिल। कहने का मतलब ये है कि जो आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट होता है, जो कि बैंक आपसे कहती है कि ठीक है भैया आप पूरा पैसा नहीं दे पाए हैं, लेकिन आपका एक मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो हम आपको बता दिए हैं, कम से कम ये भर दीजिए। तो आप क्या है कि अपने क्रेडिट कार्ड को जैसे यूज कर रहे हैं ना वैसे यूज करते रह जाएंगे, लेकिन इसका नुकसान क्या है ये भी अभी आपको बताएंगे। तो अगर आप मिनिमम ड्यू अमाउंट भी नहीं भरते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो है आपको 100 रुपया जो है अलग से देना पड़ जाएगा चार्ज के रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो 100 रुपया बचाने के लिए मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो भर देते हैं तो ये 100 रुपया हमारा बच जाएगा, ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना तो क्या ही कहें हम फिर।
देखिए कुछ भी हो जाए, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी जब तक ना आए तभी कुछ ऐसा कांड कीजिएगा। नहीं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि जो आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट आता है, मतलब जितना ड्यू अमाउंट होता है वो सारा जो है वो भरिए मंथली बेसिस पर, ठीक है। वो भरना ही भरना है, एक भी छोड़िए। अगर 1 रुपए भी आपका बचा रहेगा ना, तो पता है क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो फाइनेंस चार्ज है ना, ये धड़ से आपके ऊपर लग जाएगा। और इसका कैलकुलेशन जो है ना, वो वाला वीडियो जब देखेंगे ना, आपका दिमाग जो है ना वो एकदम खुल जाएगा और फिर पाना पेश कसेगा, कसाएगा भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ है चक्कर। तो ये तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद ओवर ड्यू पेनाल्टी ये भी लगेगा, समझे ना। तो ये सब चीज ऐड उड होके आपका इतना चार्ज बन जाएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सलमान खान भैया याद आ गए। तो भाई साहब, हम क्या कह रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं शायद आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है ओवर लिमिट पेनल्टी, जिसमें आपको 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट और मिनिमम जो है वो 500 रुपए ले ही लेंगे। ओवर लिमिट पेनल्टी का मतलब ये होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट मान लेते हैं 30,000 रुपए है, लेकिन आपको खर्चा करने का मन है 35,000 रुपए, यानी जो सामान आप ले रहे हैं उसका दाम 35,000 है। तो आप अपने क्रेडिट लिमिट से 5,000 रुपए का ज्यादा खर्चा अगर करते हैं, तो फिर आपको 2.5% के हिसाब से जो आपका ओवर लिमिट अमाउंट है, यानी 5,000 मेरा ओवर लिमिट अमाउंट है, तो उस पर लगेगा। नहीं तो ये 500 रुपए तो भैया ले ही लेंगे, किसी भी हालत में आपको देना ही पड़ेगा ये 500 रुपए। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो सकता है आपके दिमाग में, वो ये कि भैया जब लिमिट ही 30,000 का है तो 35,000 कैसे खर्चा कर सकते हैं। देखिए बैंक जो है ना, जब आपको क्रेडिट कार्ड देता है ना, तो वो आपके लिए हर तरह का दरवाजा खोल के रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें, तभी तो भैया हम कमाएंगे। नहीं तो फिर कमाएंगे कैसे, चार्ज लगाएंगे तभी तो कमाएंगे, है ना। ये आपको एक फैसिलिटी देता है कि कुछ भी अगर आपको परचेस करना है, आपके पास उस वक्त पैसा नहीं है, आपके लिमिट से ज्यादा हो रहा है, तो एक काम कीजिए, हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, हम जो है वो सेटलमेंट जो है वो लिमिट वाला कर देंगे। ऐसा कुछ जो है इनका चक्कर चलता है, बाकी आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है चेक रिटर्न और डिसऑनर फी और ऑटो डेबिट रिवर्सल। मतलब कि अगर आपने ऑटो डेबिट ऑन करके रखा है, जो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो जैसे जनरेट हुआ, और मंथली बेसिस पर जब भी आपका, जैसे 15 तारीख को इनका बिल पेमेंट होने वाला दिन है और 15 तारीख को अपने आप जो है आपके अकाउंट से कट जाता है, अगर आप ये ऑटो डेबिट फंक्शन ऑन करके रखते हैं तो। बट अगर ये आपका ऑन है लेकिन आपके अकाउंट में जिस दिन ये पैसा कटना होता है आपका, मतलब जो भी आपने खर्चा किया है, वो अगर नहीं होता है उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में, तो फिर आपको यहाँ पर चार्ज के रूप में, क्योंकि पेमेंट फेल हो गया ना भैया, तो चार्ज के रूप में 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट सब्जेक्टेड टू मिनिमम ₹500 वो लेना ही लेना है इनका। तो 2% के हिसाब से जो है जो भी आपका पेमेंट होगा, तो उसका 2% बनाकर जो है ये लेंगे आपसे। जब भी टाइम पास में आए तो ये आपको इंडिकेट करते हैं, 2-3 बार आपको बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है सरचार्ज ऑन परचेज और कैंसिलेशन ऑफ रेलवे टिकट। तो ये आईआरसीटीसी के हिसाब किताब से जो है वो चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी, जो कि 3.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन किए उस पर 3.5% का आपको चार्ज देना पड़ेगा फी के रूप में। एंड देन फिर आता है रिवॉर्ड रिडीम्पशन फी, जो कि आपको नहीं देना पड़ता है। फिर आता है रेंट ट्रांजैक्शन फी, जिस पर आपको 1% पर ट्रांजैक्शन पर देना पड़ जाता है, और इसमें जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल है। फिर आता है डायनेमिक करेंसी कन्वर्जन मार्कअप, इसमें जो है आपको 1.5% चार्ज लगेगा अगर इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लोकेशन पर आप गए थाईलैंड वगैरह, और वहां पर इस कार्ड का जो है यूज करके क्या करते हैं, खर्चा करते हैं, और वो ट्रांजैक्शन जो है अगर इंडियन रुपीज में हो रहा है इंटरनेशनल जगह पर, तो फिर आपको 1.5% के हिसाब से चार्ज लगेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आप इंडिया में ही है और आपका ट्रांजैक्शन जो है वो इंडियन रुपीज में हो रहा है, और जिस मर्चेंट पर आप गए हैं, मतलब शॉपिंग वगैरह जो भी चीज है वो इंटरनेशनल यानी फॉरेन रजिस्टर्ड है, तो वहां पर भी आपको 1.5% के हिसाब से चार्ज लगेंगे। फिर आता है एजुकेशन ट्रांजैक्शन फी, जिस पर आपको 1% का पर ट्रांजैक्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन एजुकेशन पेमेंट मेड वाया थर्ड पार्टी एप्स, तो ये भी लगेगा। उसके बाद आता है यूटिलिटी ट्रांजैक्शन फी, इस पर भी जो है आपको 1% लगेगा, जो कि एप्लीकेबल है अगर आप 25,000 का स्पेंड वगैरह करते हैं यूटिलिटी बिल में, या फिर इससे ज्यादा का, तब फिर आपको पर स्टेटमेंट साइकिल यानी मंथली बेसिस पर 1% के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। फिर आता है वॉलेट लोड ट्रांजैक्शन फी, ये भी 1% के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। स्पेंड अमाउंट जो है वो 10,000 है या फिर इससे ज्यादा का वॉलेट लोड आप करते हैं, वो भी पर स्टेटमेंट साइकिल। पर स्टेटमेंट साइकिल का मतलब ये इनका मंथली बेसिस पर स्टेटमेंट साइकिल चलता है, वही स्टेटमेंट साइकिल है, ठीक है ना। फिर आता है फ्यूल ट्रांजैक्शन फी, जिस पर आपको 1% का फी देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर इनके बेनिफिट में आपको 1% का वेवर मिलता है, लेकिन और जो कंडीशन है कि 400 से लेके 4,000 के बीच में आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब ये जो 4,000 है, इसे जब आप पूरा मतलब 4,000 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं पूरा मंथली बेसिस पर, तो वो 50,000 के लमसम होता है। तो यहाँ पर इनका कैलकुलेशन पहले से निकाला हुआ है, जो कि ठीक है, ओके। तो इतने तक का, अगर इससे इतने तक का या फिर इससे ऊपर का आप डलवाते हैं, तो फिर 1% का वेवर जो आपको बेनिफिट में दिया जा रहा है वो नहीं लगेगा, बल्कि उल्टा आपको 1% का फी लग जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। और लास्ट में आता है ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग ट्रांजैक्शन फी, इस पर भी जो है वो चार्जेस लगा दिया गया है। अगर आप 10,000 या फिर 10,000 से ऊपर का स्पेंड करते हैं, ये ऑनलाइन स्किल गेमिंग बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं,
1% फी के रूप में चार्जेस देने पड़ जाएंगे पर स्टेटमेंट साइकिल। तो ओवरऑल यहाँ पर जितने भी चार्जेस आपको लगने वाले हैं वो आपको पता चल गया होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का गलत तरीके से यूज करते हैं इनके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। और यहाँ पर जितने भी चार्जेस हैं ये सिर्फ चार्जेस हैं, इस पर 18% का जीएसटी आपको अलग से लगेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो जो भी चार्जेस आपका लगेगा उसमें 18% जीएसटी भैया अलग से जोड़ लेना, तो इतना आपको लगने वाला है। तो फाइनली एक्सिस बैंक एज क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले जो भी फी है 2025 में, ये कुछ चीजें जो ऐड किए गए हैं अलग से, वो भी हमने जान लिया है। और अब अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो लिंक जैसा कि हम आपको कहे कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद जब आपका विजन क्लियर हो जाए तो फिर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई प्रोसेस बहुत ही आसान है। इनके वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जाकर गूगल पे पर अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा दिखती है, वहां अप्लाई करने वाला प्रोसेस आता है, तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि गूगल पे से अगर आपको वहां दिख रहा है और वहां से आप अप्लाई करते हैं तो जो इनकम प्रूफ वाला चक्कर है ना, वो लगने के चांसेस कम है। बट अगर वेबसाइट से आप करेंगे अप्लाई इस कार्ड के लिए, तो मे भी शायद आपसे इनकम प्रूफ वगैरह ऐसा कुछ मांगा जाए। लेकिन भैया जब भी क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, मतलब सेल समझ लीजिए, सेल ही है ना, जब ऑफर आते हैं तो फिर ये लोग धर्रे से क्रेडिट कार्ड आपको चिपकाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है। तो उस चक्कर में यहाँ पर क्या है कि आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। ले भैया कैमरा हो गया हमारा बंद। 2 hours later. कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। और भैया ये हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं। और हमारे साइड ना बहुत लोग ऐसा है जो मतलब कोई इनकम प्रूफ है नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड उनके पास है, और एक नहीं बहुते। तो बाकी आप समझदार हैं। तो कुल मिलाकर जो भी लनफन देवानंद है ना, वो यही है इस कार्ड के बारे में। अब अगर आपको ये वीडियो ना जानकारी पूर्वक लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके कमेंट को देखे तो उनको एक आइडिया मिल पाए कि लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, है ना। और हाँ, ऐसे चले जाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी याद से दबा दीजिए। और हाँ, आपके द्वारा कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो किए गए ना, तो आइए देखते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ आपसे।